नमस्कार, हरियाणा राज्य में आपका स्वागत है। इस अंक में पिछले सप्ताह प्रदेश में हुई प्रमुख घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में चल रही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हलचलों तथा विभिन्न योजनाओं के असर पर भी नजर डालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के काकरोला में आयोजित विकसित बादशाहपुर महारैली और आवास आवंटन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 2709 पात्र लाभार्थियों को उनके आवास की चाबियां सौंपी। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने 365 करोड़ रुपए की लागत से फारूक नगर गुरुग्राम मार्ग को 4 लेन बनाने तथा बादशाहपुर के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पिछले 11.5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई 81 सीएम घोषणाओं में से 60 पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी साझा किया कि आगामी बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 23,154 नए मकान बनाए जाएंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी कार्यक्रम के दौरान हरियाणा को वर्ष 2047 तक औद्योगिक क्रांति की दिशा में आगे बढ़ाने का विजन रखा। साथियों, चाहे राजीव चौक से हम देखते हैं सोना वाया बादशाहपुर एक्सप्रेसवे 2,200 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया गया है, जिससे हमारे इस क्षेत्र के लोगों के रास्तों को सरल और सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी तक 5,500 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर वो निर्माणाधीन है, उसके ऊपर काम चल रहा है। हमारा 2047 का विकसित राष्ट्र का ये उद्योग पनपेंगे। गुड़गांव मानेसर इसके आसपास का जो क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, जब तक ये विकसित नहीं होगा, हरियाणा विकसित नहीं होगा, तब तक भारत का विकसित होना भी असंभव सा लगता है। इसलिए भारत में हरियाणा की एक अहम भूमिका रहने वाली है। हमारी HSIDC द्वारा तकरीबन 964 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाएं का कार्य करवाया जा रहा है। नरवाड़ा के 5 गांवों में सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है। इन सामुदायिक केंद्रों के निर्माण पर लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये बयान कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने नरवाड़ा दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान में शिरकत करने के बाद दिया। उन्होंने बताया कि बिधराना में 88,13,000 रुपए, गुरुसर में 88 लाख रुपए, सैंधली में 88 लाख रुपए, फैरन कला में 88,25,000 रुपए और कान्हा खेड़ा में 91,44,000 रुपए की लागत से सामुदायिक केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा अमरगढ़ और बिधराना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए संबंधित पंचायतों द्वारा जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। बेदी ने कहा कि गांव बेलरखा में 51 लाख रुपए की लागत से ऐतिहासिक द्वार का निर्माण भी जल्द शुरू किया जाएगा। हमने 5 कम्युनिटी सेंटर हमारे उनकी अप्रूवल मिल गई है और जल्दी ही उनके टेंडर लगा देंगे। और सीएम साहब जब आए थे बिधराना में और अमरगढ़ में, वो हेल्थ सर्विस सेंटर की घोषणा करके गए थे, उस पर सीएम कोड लग गया। अब वहां की जमीन उपलब्धता के अनुसार गांव रेजोल्यूशन पाकर देगा। शीघ्र ही वहां पर भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र दोनों गांव के अंदर शीघ्र बन जाएंगे और हमारा CHC सेंटर जो दोनों का है उसका टेंडर पास हो गया है और अगले महीने में उसका भी काम हम शुरू कर देंगे। ये 51 लाख रुपए बेलरखा में कोई हमारा दरवाजा था, उसके लिए आए थे। थोड़ा सा वहां पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वो देखते हैं कि उसका क्या तरीका निकल सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में शहीदी दिवस के अवसर पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय खरीफ कृषि मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनके साहस की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सतत कृषि और समृद्धि की राह पर आधारित इस मेले में मुख्यमंत्री ने 42 किसानों को सम्मानित किया, जिनमें
21 महिला किसान भी शामिल थी। इसी दौरान उन्होंने भिवानी के गोकुलपुरा में मोटे अनाज के अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह केंद्र मोटे अनाज की उन्नत किस्मों के विकास और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में सहायक होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण पर विशेष अनुदान दे रही है। हमने इस बजट में ये भी निर्णय किया है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती के 2000 एकड़ में एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाया जाएगा। इसमें यदि किसान किसी प्रकार का भी अगर किसान को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। ये निर्णय भी हमने इसके अंदर लिया है ताकि हमारा किसान वो प्राकृतिक खेती की तरफ वो बढ़ सके। जल बचाना, मिट्टी का परीक्षण करवाना और वर्मिंग कंपोस्ट का प्रयोग करना, साथियों फसल विविधीकरण करना, ये सब कदम प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये कारगर सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित क्षेत्रीय दिशा कार्यालय में शिरकत की। इस अवसर पर दिशा जागरूकता वैन और ई पुस्तकों के विमोचन के साथ दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्री का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में कहा कि सरकार हर नागरिक को समान और निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जानकारी दी कि भारत सरकार की दिशा योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार टेली लॉ, न्याय बंधु और विधिक साक्षरता जैसे कार्यक्रम न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ और पारदर्शी बना रहे हैं। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आपको लगता है कि इसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसके साथ खड़ा होना भी हमारे लिए गर्व की बात होती है। जो हमारा जुडिशियल डिपार्टमेंट है वो भी इसके अंदर आप तक हेल्प पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहा है। साथियों, ये न्याय सहायक घर घर जाकर के लोगों को टेली लॉ प्लेटफॉर्म से जोड़ने, उनके मामलों का पंजीकरण करने और उन्हें विधिक सहायता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहे हैं। वहीं केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार गरीबों को सहज न्याय दिलाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का जिक्र करते हुए इसे सामाजिक और राजनीतिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण, ये भी राजनीतिक न्याय का ही विषय है भाई। संविधान में जो न्याय का बात कही है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो ये राजनीतिक न्याय का ही विषय है। देखिए, एक है टेली लॉ। टेली लॉ का मतलब है कि अगर कोई गांव में बैठा है, वकील को जानता नहीं, तो उसको वकील कैसे मिलेगा? कोई महिला है, अनपढ़ है, लेकिन ऐसा विवाद हो गया, खेत का हो गया, गांव की गली का हो गया, घर में हो गया, तो उसको कानूनी सहायता कैसे मिलेगी? इसके लिए ये टेली लॉ है, जिसके आपने सारे रूप अभी यहां देखे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक करीब 6 घंटे तक चली, जिसमें 18 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। सरकार ने फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती के लिए 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को खत्म करने के साथ ही सीधी भर्ती का कोटा 75 से बढ़ाकर 95% कर दिया। बैठक में हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन के साथ ही कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई। अब कर्मचारी पीएनबी के बजाय सीधे राज्य सरकार से लोन ले सकेंगे। फार्मेसी अधिकारियों के लिए अलग से अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को हटाने की मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में कर्मचारियों की कमी पूरी होगी। जो हमारे हरियाणा सरकार के कर्मचारी को दिए जाने वाले अग्रिम ऋण की व्यवस्था को और सरल एवं पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। 2016 से लागू व्यवस्था के तहत ये ऋण पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से दिए जा रहे थे। इसके अलावा कैबिनेट ने रिठाला, नरेला, कुंडली मेट्रो कॉरिडोर की संशोधित डीपीआर और दिल्ली, पानीपत, करनाल, नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर को भी हरी झंडी दी। इस आरआरटीएस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 33,000
51 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसमें हरियाणा सरकार का हिस्सा 7,472 करोड़ रुपए होगा। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति 2015 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई। इस कॉरिडोर के लिए रिवाइज्ड डीपीआर को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में हरियाणा में 2.726 किलोमीटर लंबाई की नरेला से कुंडली तक मेट्रो लाइन का विस्तार शामिल है, जिसमें कुंडली और नाथुपुर में 2 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। हरियाणा के हिस्से को पूरा करने की कुल लागत 545.70 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। यह बुनियादी ढांचा परियोजना हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्रीय आवागमन में उल्लेखनीय ये सुधार होगा। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन और त्रिपुरा सरकार के बीच पिछले दिनों ऑटो अपील सिस्टम को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। आयोग के प्रवक्ता के अनुसार इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य सेवा वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना रहा। हरियाणा द्वारा विकसित यह तकनीक आधारित प्रणाली अपीलों के स्वतः एस्केलेशन के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुई है। भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय ने भी इस मॉडल की सराहना करते हुए अन्य राज्यों को इसे अपनाने की सिफारिश की। समझौते के तहत इस सिस्टम का स्वामित्व हरियाणा के पास ही बना रहा, जबकि त्रिपुरा को इसका 5 वर्षों के लिए उपयोग का अधिकार मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एलपीजी के स्थान पर पीएनजी कनेक्शन के उपयोग पर जोर दिया। वर्तमान में प्रदेश में 5 लाख पीएनजी उपभोक्ता सक्रिय हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार पर कड़ा राजनीतिक हमला बोलते हुए आगामी चुनाव में उनकी हार का दावा किया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने यमुनानगर के रादौर में लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मिनी सचिवालय भवन की आधारशिला रखी। आधारशिला रखने के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मिनी सचिवालय के बनने से आम नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। हल्के की जनता को प्रशासन से संबंधित काम करवाने के लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे आम लोगों के धन व समय दोनों की बचत होगी। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के सौजन्य से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा खोली गई अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कैंटीन में किसान, मजदूर व अन्य गरीब लोगों को 10 रुपए में भोजन की थाली मिलेगी। इसके अलावा श्याम सिंह राणा ने कई अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लिया। 15 फरवरी 2028 को इसको पूरा करने का इरादा है और परमात्मा सुख रखेगा, समय से पहले हो जाएगा। बस स्टैंड बना, नगर पालिका बनी, जमुना का पुल बना और सैकड़ों अम्बेडकर भवन बनाए, बरातघर बनाए। हितों के रास्तों का तो तोड़ ही नहीं है, शुरुआती है। खेत कल्याण की शुरुआती दौर से हुई। सरसों की खरीद तो कल से शुरू करी हमने और आज कैंटीन का उद्घाटन है। ये हर मंडियों में हम लेबर मजदूर के लिए खाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से हो। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने फतेहाबाद जिले के तलवाड़ा गांव में बने आधुनिक बस स्टैंड का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जाखल क्षेत्र के गांव में बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है और इस बस स्टैंड के शुरू होने से आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। बस स्टैंड से बस पकड़कर नौकरी पेशा लोग, स्कूल जाने वाले विद्यार्थी और जरूरी सामान व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोग शहर आसानी से जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद वर्ग को मजबूत किया जा रहा है। विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी पहल का उद्देश्य भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और रोजगार के अवसर पहुंचाना है। इतना सुंदर बस स्टैंड जो यहाँ तलवाड़ा गांव का है वो बनवाने का काम किया और तलवाड़ा गांव बड़ा जागरूक गांव है। तलवाड़ा गांव में जागरूकता का प्रमाण मिलता है। वो पिछले कई सालों से मैं लगातार देख रहा हूं। तालाब के सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे ग्राम सचिवालय की बात हो या गलियों के निर्माण की बात हो, गांव के अंदर
कई शेड लगे इस दौर में, और अब ये बहुत सुंदर और हमारी पुरानी जो वास्तुकला है, पुरानी जो भवन निर्माण की कला है, उसके आधार पर इस तलवाड़ा गांव के बस स्टैंड का, बस स्टॉप का निर्माण किया है। इस गांव के काबिलियत को दर्शाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद में अटल पार्क का उद्घाटन किया, जिस पर लगभग 5 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत आई है। उद्घाटन अवसर पर बल्लभगढ़ से भाजपा विधायक मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। पार्क को जनता को समर्पित करने के बाद कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि 2014 से पहले जब कांग्रेस राज था, तब देश और प्रदेश की जनता विकास के लिए तरस रही थी। वहीं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से विकास की गति बढ़ी है। गुर्जर ने आगे कहा कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, मेट्रो, रैपिड मेट्रो कनेक्टिविटी, इन सब चीजों से जोड़ा गया है। फरीदाबाद आज सारे हिंदुस्तान से जुड़ गया है। जो कनेक्टिविटी में बहुत पीछे था, वो आज कनेक्टिविटी में बहुत आगे गया है। और अब फरीदाबाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 30,000 करोड़ का रैपिड मेट्रो का तोहफा फरीदाबाद को देने का फैसला किया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि अटल पार्क ओपन जिम सहित सभी सुविधाओं से उसको लैस किया गया है, जिससे न सिर्फ वार्ड वासियों को बल्कि इलाके के लोगों को इसका फायदा होगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 3,280 किशोर लड़कियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रदेश में लगभग 3 लाख लड़कियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 14 साल की लड़कियों की सूची बनाने के लिए सभी जिलों में हेड काउंट सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में टारगेट लड़कियों की संख्या कुल आबादी का 1% है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वैक्सीन देने से पहले सभी मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ यह सुनिश्चित करें कि वैक्सीन लगवाने वाली किशोरी टीकाकरण के समय खाली पेट ना हो। रेवाड़ी में कुल 7,623 किशोरियों को HPV का टीका लगाया जाएगा। इसमें लगभग 200 से ऊपर जो है वैक्सीनेशन हमारा हो चुका है। लगभग 215 के करीब वैक्सीनेशन हो चुकी है आज तक हमारी, और लगभग मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कहीं भी ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं है इसमें, और बहुत ही सेफ वैक्सीन है। और जितना भी जो भी एलिजिबल बच्चे हैं, जिन्होंने 14th बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है और 15th जिनका बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, वो एलिजिबल बच्चे हैं इसके लिए। और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उन सभी बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। लोगों से ये अपील करेंगे कि ये वैक्सीन बहुत ही सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है एक, जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर का जो एक बहुत बड़ा कारण है, उसके बचाव के लिए इससे अच्छी वैक्सीन कोई अवेलेबल नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने विश्व टीबी दिवस के अवसर पर 30 टीबी मरीजों को निक्षय मित्र के तौर पर गोद लिया। उन्होंने टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान के राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम में ऑनलाइन शिरकत की। कार्यक्रम के उपरांत स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत को वैश्विक लक्ष्य से पहले ही तपेदिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। इस वर्ष अभियान की थीम हाँ, हम टीबी खत्म कर सकते हैं रखी गई है। आरती सिंह राव के अनुसार प्रदेश के दूरदराज और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में त्वरित स्क्रीनिंग के लिए पहली बार AI सक्षम हैंडहेल्ड एक्सरे उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित किया गया है। मोबाइल मेडिकल यूनिट और विशेष निक्षय वाहन घर घर जाकर जांच सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ ही आयुष्मान आरोग्य शिविरों में टीबी स्क्रीनिंग के साथ ही BP और शुगर जैसी जांचों की एकीकृत सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने स्वयं सेवकों से मरीजों को पोषण और मनोसामाजिक सहायता देने का आह्वान किया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कल चरखी दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान श्याम सिंह राणा ने 8 मामलों का मौके पर ही समाधान किया और अधिकारियों को जन समस्याओं के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने अनाज मंडियों में 28 मार्च से सरसों और 1 अप्रैल से होने वाली गेहूं की खरीद को लेकर कहा कि सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब मंडियों में आने वाले किसानों की बायोमेट्रिक पहचान होगी और
फसल लाने वाले वाहन के साथ फोटो भी अपलोड किया जाएगा। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और जिस किसान की फसल होगी भुगतान भी सीधे उसी के खाते में किया जाएगा। ये जो मंडी के जो क्षेत्र है इसमें आएगा तब जाके उसकी कार्रवाई शुरू होगी। ट्रैक्टर आएगा, ट्रैक्टर पे नंबर है या ट्रैक्टर पे नंबर नहीं है, तो जो आदमी बैठ के आया या गड्ढा रेड़ा जो उस पे भी वो साधन अपना सामान लेके आता है, अनाज है, उसकी फ़ोटो उतर जाएगी और फोटो उतर के उसका फिर मंडी के अंदर जो है भी उसकी अंगूठे का निशान भी सरकार की तरफ से लग जाएगा और ताकि ये हो जाएगा भाई उसका कोई दूसरा आदमी मिसयूज ना करे। हरियाणा पुलिस ने जबरन वसूली कॉल्स की रोकथाम के लिए अभेद्य ऐप का पिछले दिनों शुभारंभ किया। लोग इसे डाउनलोड करके अनचाहे मैसेज और कॉल को ब्लॉक कर सकते हैं। यह ऐप निःशुल्क है। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि हरियाणा पुलिस देश की ऐसी पहली पुलिस है जिसने जबरन वसूली से बचाव के लिए अभेद्य ऐप शुरू किया है। इससे विदेश से आने वाली कॉल भी ब्लॉक हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए पुलिस की एक अलग यूनिट बनाई गई है और एक ऐसा ऐप विशेष रूप से पुलिस के पास ही है। उन्होंने जानकारी दी कि क्राइम रेट में 8% व वसूली रंगदारी के मामलों में 40% की कमी आई है। अभेद्य ऐप के साथ ही इसे न्यूनतम स्तर पर लाया जाएगा। जो हमने अभी फर्स्ट ट्रायल किया है, कम से कम 25 क्लाइंट कह लो या लोग कह लो, और वो सब इससे बिल्कुल बहुत ही सेटिस्फाइड है। बाकी सारी चीजें भी थी, जो 40% हमारी जो एक्सटॉर्शन कॉल की कम हुई थी, और जैसा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जो हमारा साइबर क्राइम है, साइबर फ्रॉड, सब में डिक्लाइन आया है। लेकिन अब ये 2 स्टेप लेने के बाद हम इसमें बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में दोनों डिजिटल अरेस्ट में, साइबर फ्रॉड में और एक्सटॉर्शन कॉल में काफ़ी कमी आएगी। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 के दौरान जापानी कंपनी टीडीके ने हरियाणा में 4000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की इच्छा जताई। कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर यह प्रस्ताव रखा। टीडीके कंपनी प्रदेश में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूनिट स्थापित करना चाहती है। उल्लेखनीय है कि कंपनी ने पहले ही सोहना में 180 एकड़ का प्लॉट विकसित कर रखा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावी बनाने से निवेश बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने और हरियाणा को प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बुनियादी ढांचे पर काम कर रही है। उन्होंने गर्व से बताया कि हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां विदेश सहयोग विभाग पूरी तरह से कार्यरत है। इंजीनियरिंग के छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए एनआईटी कुरुक्षेत्र ने पिछले दिनों एक विशेष थॉट लैब तैयार की। इस लैब में विद्यार्थियों को मेडिटेशन और मानसिक शांति की ट्रेनिंग दी जा रही है। थॉट लैब के प्रभारी प्रोफेसर राजेश अग्रवाल ने बताया कि इसके माध्यम से छात्रों का व्यक्तित्व निखारा जा रहा है ताकि वे तनाव मुक्त होकर समाज में अपना योगदान दे सके। विशेष बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस थॉट लैब के बीटेक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल किया गया है। माउंट आबू और हैदराबाद से आई विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को ध्यान क्रियाओं के गुर सिखाए। सहायक प्राध्यापक अंकुश पराशर ने जानकारी दी कि पढ़ाई के दबाव के बीच यह लैब छात्रों के लिए काफी सहायक सिद्ध हो रही है। संस्थान के विद्यार्थियों ने भी माना कि मेडिटेशन से उनके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। थॉट लैब की जो स्थापना हुई है उसके भी कई डायमेंशंस हैं। हम हमारे स्टूडेंट्स की, स्टाफ की सबसे पहले फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सारी चीज़ों को हम इसकी बेसिक जानकारी, इनके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी जानकारी हम अपने बच्चों तक पहुंचा सकें। तो रेगुलर टीचिंग जो कंप्यूटर की रहती है उसके अलावा मैं थॉट लैब में भी क्लासेस लेता हूँ। तो थॉट लैब का हमारा बेसिकली इलेक्टिव सिलेबस बना हुआ है, हमारा अप्रूव्ड सिलेबस है और ये इलेक्टिव कोर्स हम फर्स्ट ईयर में इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को। तो बच्चे पीरियोडिकली जैसे ब्रांचेस को हम क्लस्टर बना के हम हर सेमेस्टर में देते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर मेडिटेशन प्रैक्टिस हम सजेस्ट करते हैं जिस भी तरह का स्टूडेंट प्रेफर करे। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा ने दूसरी बार ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है। पैरा खिलाड़ियों की इस शानदार उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा में 17 से 21 मार्च तक आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश के पैरा खिलाड़ियों ने 95 पदक जीते, जिनमें 39 स्वर्ण, 31 रजत तथा 25 कांस्य पदक शामिल है। पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के अध्यक्ष ने बताया कि इस चैंपियनशिप में 28 राज्यों के पैरा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। चैंपियनशिप में प्रदेश के 121 खिलाड़ी और 23 एस्कॉर्ट्स सहित कुल 144 सदस्यों के दल ने भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी प्रणव सुरमा ने क्लब थ्रो में, नवदीप रिक्कू हुड्डा एवं सुमित ने ज्वेलिन थ्रो में, धर्मवीर टेकचंद ने क्लब थ्रो, अंकुर धामा 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीते हैं। जींद के नरवाड़ा में 2067 एकड़ भूमि सरकार अधिग्रहण करेगी, जिस पर 10 नए सेक्टर बसाए जाएंगे। योजना के तहत गांव डूमरखा कला, मोहनखेड़ा में भी जमीन अधिग्रहण की जाएगी। यह जानकारी संपदा अधिकारी सत्यवान सिंह मान ने किसानों और भूमि मालिकों को योजना के बारे में जागरूक करने के लिए लगाए गए शिविर में दी है। संपदा अधिकारी ने बताया कि किसान और भूमि मालिक जमीन बेचने के लिए ई भूमि पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ई भूमि पोर्टल पर किसान जमीन का विवरण और मनचाही कीमत डाल सकते हैं। HSVP के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नरवाड़ा में जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर कटने हैं, उसकी शुरुआत है। आज हमारा ये दूसरा शिविर था। इससे पहले एक शिविर हम डूमरखा किला में कर चुके हैं और 1 तारीख को फिर हम दोबारा किसानों से मिलेंगे। हमने किसानों को वो किला नंबर्स दिए हैं जो हमने प्लॉट कर रखे हैं ई भूमि पे। हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।